नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमानो चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? जैसे देखते हैं, ये देखो चहमान, ये कन्नौज है, ये गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ये चंदेल, ये परमार, ये राष्ट्रकूट, ये चालुक्य, ये चोल, ये चेर, ये पांड्य, ठीक है, ये पाल। और ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, हमने पहले पढ़ा था ज्योग्राफी में, ठीक है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए हैं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, किसको, जो पूरे मंडल का महान स्वामी होता था उसको महासामंत, महामंडलेश्वर कहा जाता था, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ये चित्र देखो, अलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये देखो नरसिंह अवतार में, ठीक है। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वो अगर ये अनुष्ठान कर लेता है, कौन सा, हिरण्यगर्भ, तो वो क्षत्रिय के नाम से जाना जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से बक्काइयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों, साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राष्ट्र व्यापारियों से भी लिया जाता था, ठीक है। 400 कर, ये क्या है 400 कर, देखते हैं। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी। क्या था, वेटी, वे जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेटी का अर्थ था
जो नगद नहीं, उसके बजाय क्या था, जबरन श्रम, मतलब जबरदस्ती जो श्रम किया जाता था और उसके बदला कर लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई, दूसरा क्या था, कदमाई यानी कि भू राजस्व। तो मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधों ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई ये प्रशस्ति में प्रत्यार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को पराजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अन्नत गुजरात का हिस्सा। इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये बता रहे हैं कि बंगाल कौन सा था, गुजरात का कौन सा था। तो बंगाल कौन सा था, बंग, और गुजरात का अनर्त, और मध्य प्रदेश का हिस्सा था मालवा, वनवासी किरात, तुरुस्क, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे जिन्होंने क्यों किए होंगे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर उल्लिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। चित्र 2, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, भूमि, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छन्ने और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया।
परिस्थितियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, पृष्ठ 62-66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताए जिनके चलते शासक कनौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है जिन्होंने उसने 997 से 1023 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। कौन था अल-बरूनी? अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद। अल-बरूनी की किताब कौन सी है? किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं ने चाहमान भी थे। चाहमान मतलब चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में इसके हाथों हार गया, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। 1191 तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ, 1192 तराइन सेकंड युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया 1191 फर्स्ट में, और सेकंड में ये पृथ्वीराज चौहान हार गया। चोल राजा नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। ये देखो नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ये यादव वंश, ये चालुक्य, ये विक्रमादित्य 6 के अंतर्गत, कल्याणी, कदम, बादामी, काकतीय, दक्षिण कलिंग, ये कलिंग, वेंगी, नोलामवादी, वनवासी, गंगावादी, कोची। ठीक है, ये महानदी। चोल राजा और उसके पड़ोसी मानचित्र 2। ये देखो उरई, मदुरई, पांड्य, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम। चोल शासक राजेंद्र फुस्ता, उसको ये उपाधि दी गई थी इसी के नाम पे। उरैयर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। उरियार के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य के हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से
इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्यिक प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी की, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। देखो ये चित्र 3 देखो, ये क्या कह रहे हैं, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। ये देखो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाके में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये देखो चित्र 4। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, ये जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। ये देखो कांस्य की मूर्ति। चित्र 5। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों की नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ये देखो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, मतलब किसानों की बस्तियों क्या कहा गया, उर। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु, बस्तियों को उर। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, इसको क्या कहा गया, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे।
भूमि के प्रकार। चौल व अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगई कौन थे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमटुक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। यह सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों की संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35-70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति परियापूर्णम से एक उदाहरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुराने छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलाया एक ऐसा समय जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाद मानते थे। लोगों का एक छोटा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेतिहर मजदूर हो रहते थे। चमड़े को पट्टियों से गिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मुरुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूर ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुचन जो दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग देती। दान कूटती लहरदार बालों वाली पुलावा स्त्रियों की गाने की आवाज़ रजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जोड़े बनाओ।
क्या बनाओ, जोड़े बनाओ। तो क्या है, गुजर प्रत्याहार क्या रहेंगे, गुजर प्रत्याहार आएंगे गुजरात और राजस्थान। ठीक है। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल आएंगे बंगाल, चौल आएंगे तमिलनाडु। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष थे, गुजर प्रतिहार और थे राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। हमने देखा था चोल साम्राज्य में सभा की समिति की सदस्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें थी, जैसे उनके पास घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पिछले 3 सालों में किसी दूसरी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। यही देखा था ना अपने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाह मानो। फोर्थ क्वेश्चन, चाह मानो के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। चाह मानो के नगर में आने वाले कौन कौन से थे, हमने देखा था। जैसे फर्स्ट था गुजरात, सेकंड था उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। हमने देखा था प्रारंभ में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं सदी में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। दंती दुर्ग ने जीतने के बाद हिरण्यग्रम नामक अनुष्ठान करवाया। इस अनुष्ठान को ब्राह्मण करते थे तथा उनके करने से यह होता था कि यह कराने वाला क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय बन जाते थे। इस प्रकार राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और भारत की कला संस्कृति और समाज में अहम योगदान दिया। ठीक है। 6th क्वेश्चन है नए राजवंश ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। हमने देखा था उन्होंने राजाओं के सामंत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजवंशों के लिए उपहार लाना, दरबार में हाजिरी लगाना पड़ती थी और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। नए राजवंश अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा किया। कुछ लोगों ने राजा बनने के लिए सैन्य कौशल का भी सहारा लिया। ठीक है। 7th है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। हमने देखा था उन्होंने पानी एकत्रित करने के लिए कुएं खुदवाए, सरोवर तालाब बनवाए। ठीक है। 8th क्वेश्चन है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। चोल साम्राज्य मंदिर नगरों या उसके आसपास के केंद्र होते थे। मंदिरों को अनेक प्रकार के दानवीरों से भूमि दान में दी गई थी। मंदिरों में शिल्प कला का विकास भी हुआ। मंदिर में पूजा तो होती थी पर कई गतिविधियां भी होती, जैसे मंदिर आर्थिक सामाजिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर में कांसे की प्रतिमाओं का निर्माण भी होता था। अधिकतर देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी पर कुछ भक्तों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। और 9th क्वेश्चन आप खुद देखना। ठीक है। राजाओं के राज्य, ये राजवंश, हमने मानचित्र दोबारा देखो। ठीक है। तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।